दोस्तों, चाइना के खिलाफ नेगेटिव सेंटिमेंट हमारे देश में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम सब अभी काफ़ी गुस्से में है चाइना पे, और हूँ भी क्यों ना। जो काम चाइना ने किया है हमारे देश के खिलाफ वो शायद बर्दाश्त करने लायक भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे कमांडर को मॉब लिंच किया। सुरेश बाबू वॉज मॉब लिंच्ड इन द नाइट ऑफ 15 जून 2020। वी शुड नॉट फॉरगेट दिस। आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज हमारी एक बुरी आदत है कि हम चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हम याद नहीं रख पाते हैं, खास करके चाइना के बारे में, क्योंकि चाइना ने पास्ट में ऐसा कुछ किया। बट आज अभी हम रिकॉल करना चाहें तो शायद हम याद नहीं कर पाए कि लास्ट टाइम चाइना ने कब ऐसा दुस्साहस किया था। तो हमें याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब चाइना के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक सरप्राइजिंग मैटर था जब मैंने चाइना के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, और मुझे जो चीज़ें मिली वो काफ़ी चौंकाने वाली है। क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए जो नेगेटिव सेंटिमेंट हमारे देश के हर नागरिक के अंदर है, वो सेंटिमेंट चाइना के लिए उतनी स्ट्रांग नहीं है। इसके रीज़न कहीं ना कहीं एक रिलीजियस एंगल जो हम ढूंढ लेते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो एंगल चाइना के खिलाफ नहीं है। दूसरी जो है मीडिया ने हमेशा इसको इग्नाइट करके रखा, सो दैट दे हैव टीआरपी। इफ पाकिस्तान और इंडिया के बीच का जो एक रिलीजियस एंगल है वो कहीं ना कहीं उन्हें टीआरपी दिलाता है। और लास्ट एंड नॉट द लिस्ट आर पॉलिटिशियंस, बिकॉज उनको ये एजेंडा उनको चलाना है। वो चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम होता रहे, जिससे कि उनके पॉलिटिकल एजेंडा स्ट्रांग रहें और वो आने वाले टाइम में हमें रूल करते रहें। बट इस रिलीजियस एंगल को अगर हम हटा के देखें तो अगर चाइना के द्वारा जो डैमेज किया गया है वो काफ़ी बड़ा है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। जैसे कि हम अपने रिलीजियस एंगल को हटाएं, अपने दिमाग से रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हटाएं, तभी देश का भला हो सकता है। आइए चलते हैं बैकग्राउंड में और समझते हैं चाइना ने क्या किया है इंडिया के साथ। चाइना और इंडिया की डिस्प्यूट बहुत पुरानी है, इवन आज़ादी से भी पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी। 1914 इटसेल्फ, जबकि सर हेनरी मैकमोहन ने इंडिया, चाइना और तिब्बत के बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करी थी। उन्होंने चाइनीज़ डिप्लोमेट्स, उस समय के ताइवान के ऑफिशियल्स एंड इंडियन जो ब्रिटिश इंडिया तब हुआ करता था, ये लोग साथ में बैठे थे और सर हेनरी मैकमोहन ने एक लाइन खींची थी जिसे आज भी मैकमोहन लाइन के रूप में जाना जाता है। उसमें इंडिया, तिब्बत, चाइना, इन तीनों देश के बॉर्डर्स वेल डिफाइंड, क्लियरिफाइड थे। लेकिन तब भी चाइना ने इस ट्रीटी पे साइन नहीं किया और वो वहाँ से चले गए। शिमला में ये मीटिंग हो रही थी और चाइना वहाँ से चला गया, क्योंकि चाइना तब से ही कहीं ना कहीं ये प्लानिंग करके बैठा था कि मुझे तिब्बत को अपने कब्जे में लेना है, इसकी ज़मीन को, तिब्बत को हथियाना है। जबकि तिब्बत के लोग हमेशा से ही चाहते थे कि वो इंडिया के साथ रहें, या तो वो आज़ाद रहें या अगर उन्हें जाना भी पड़े तो इंडिया के साथ रहें। लेकिन ड्रैगन ने हमेशा ये चाल चला और वो कहीं ना कहीं ये बिल्टअप करते रहे 1914 से पहले से ही तिब्बत के खिलाफ। लेकिन ड्रैगन में इतनी भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो डरपोक हैं। उन्होंने 1948 तक इंतजार करा, जब इंडिया पाकिस्तान 1948-49 में एक युद्ध लड़ रही थी। तब ड्रैगन को पता था कि अभी सही समय है, और उस समय पे ही ड्रैगन ने, चाइनीज़ ने तिब्बत के ऊपर पूरा अपना अधिकार जता दिया। और उस समय जबकि इंडिया पाकिस्तान में एक वॉर हो चुकी थी, हमारा देश उस समय दूसरी वॉर चाइना से लड़ने के हालात में नहीं था, और चीन ने बड़ी आसानी से तिब्बत पे अपना कब्जा जमा लिया। तो जिस तरह से हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर भी हमारे साथ, जिस तरह से कश्मीर के राजा हमारे साथ आना चाहे और आए, उसी तरह से तिब्बत भी हमारे साथ आना चाहता था। तिब्बत के भाई बहन आज भी हमसे मदद मांगते हैं, बट हमने कभी उनकी मदद नहीं की, और हमने कभी भी ये विल नहीं दिखाया कि तिब्बत को उनकी आज़ादी दिला सकें और चाइना के खिलाफ हम खड़े हो सकें। नेवरदलेस यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। तिब्बत जो कि भारत का अभिन्न अंग हो सकता था, वो कभी हो नहीं पाया। लेकिन उसके बाद भी ड्रैगन ने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप वाज अरुणाचल प्रदेश। 1954-55 में उन्होंने ये एजेंडा शुरू कर दिया, लोगों
चाइनीज ऑफिशियल्स जब इंडिया में मीटिंग में आए तो उन्होंने इस बात को रखा कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है। प्रणब मुखर्जी ने उसमें बहुत स्ट्रांगली इस चीज को डिनाई किया और द रिप्लाई वाज वेरी स्ट्रांग। बट चाइनीज उस समय एक ऑफर दे रहे थे कि आप हमें अक्साई चीन दे दें, हम आपको अरुणाचल प्रदेश में हम कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। बट इसके लिए इंडिया तैयार नहीं हुआ। बात वहाँ पे कुछ ख़त्म नहीं हुई, बट हमने एक भूल की, हमने एक दोस्ताना संबंध चीन के साथ बनाना चाह रहे थे। उस दरमियान में भी जब तिब्बत ने कोशिश की कि उन्हें आज़ादी मिली, हमने कोई हेल्प तो तिब्बत को किया नहीं, और दूसरी तरफ हम चीन से अपनी दोस्ती भी बढ़ाना चाह रहे थे। इसके नतीजे में चीन ने हमें कमज़ोर समझ लिया और 1962 में जबकि क्यूबन मिसाइल का कॉन्फ्लिक्ट सोवियत की तरफ से वर्ल्ड में हो रहा था और चाइना को पता था कि वर्ल्ड अभी इस मिसाइल क्राइसिस में कहीं ना कहीं उलझी हुई है और यही सही समय है, और 1962 में चीन ने हम पे फिर से हमला कर दिया। मैं इसलिए फिर से कह रहा हूँ क्योंकि पहला हमला तिब्बत पे था और वो भी हमारे ऊपर ही हमला था। जब अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पे चीन ने युद्ध छेड़ दी और हम मजबूर हो गए, और अक्साई चीन 3800 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चीन को हमने दे दिया, चीन ने हमसे छीन लिया। ये हमारी पहली हार थी चीन के खिलाफ, पर चीन यहीं पर शांत नहीं होता दोस्तों। हम फिर भी चीन की मदद करते रहे, हम उनसे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उनके साथ लगाते रहे। बट दूसरी तरफ चाइना ने हमें गिफ्ट में फिर से दूसरा कॉन्फ्लिक्ट सिक्किम में दिया। सिक्किम में भी उन्होंने सिक्किम के बॉर्डर पे लड़ाई करी और सिक्किम को भी चाइना का पार्ट कहने लगे, और अब लद्दाख। तो दोस्तों ये सिलसिला चीन का रुक नहीं रहा है। तो मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की प्रॉब्लम छोटी नहीं है। वो कश्मीर के एक एरिया में जरूर हमें परेशान करता है, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम, फिर लद्दाख, और पता नहीं ये कहाँ पे जाके ख़त्म होने वाला है। हर बॉर्डर के जो भी एरिया चीन से टच होते हैं वो पूरी एरिया पे अपना अधिकार जमाता ही नहीं है, बल्कि हमारे तरफ के हिस्से को वो अपना बताता है। वो दूसरी तरफ पाकिस्तान है जहाँ पे कि एक प्रॉब्लम एक ही है कि वो कश्मीर तक ही सीमित है। वो एक बैक्टीरिया की तरह है। मैं अदरवाइज बोलूँ तो दैट इज़ लाइक अ बैक्टीरिया जिसका कि एंटीबायोटिक हमारे पास है, बट चाइना वायरस की तरह फैल रहा है और हम शायद कुछ कर लें। दोस्तों हमारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि जो हम पाकिस्तान से इतनी नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है, इंडिया में टेररिस्ट भेजता है और हमारे इनोसेंट लोगों को मारता है। तो दोस्तों हम कहीं ना कहीं हमें एक तरह से वी हैव बीन फूल्ड बाय आवर पीपल इटसेल्फ, क्योंकि हमने नक्सलाइट को कभी टेररिस्ट नहीं समझा। टू माय सरप्राइज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों हमने नक्सलाइट को टेररिस्ट नहीं बोला, क्योंकि इनकी जो सोच है वो बहुत ही क्लियर है कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको मारना और यहाँ की सत्ता, यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मार के, आर्म्स फोर्सेस को मार के, पुलिस को मार के यहाँ के सत्ता पे अपना अधिकार जमाना। ये तो बिल्कुल आईसिस की सोच है। आईसिस भी तो यही करना चाहता है और ये नक्सलाइट्स माओइस्ट तो यही कर रहे थे। 20,000 आर्म्ड कैडर थे और 50,000 उनके कैडर थे। ये किसी भी टेररिस्ट आउटफिट की संख्या इंडिया में इतनी बड़ी कभी नहीं हुई। इन्होंने 20 सालों में जो डेटा अवेलेबल है अपने गवर्नमेंट के साइट्स पे, उसके अकॉर्डिंग ही 12,000 लोगों को और उससे भी ज़्यादा लोगों को मारा गया। जबकि पिछले 2005 से 2015 का एक डेटा अवेलेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग टोटल टेररिस्ट अटैक में मारे गए इंडियंस की संख्या 779 है। जो अगर हम इन 10 इयर्स को ही 5 to 15 ही हम अगर कंपेयर करके देखते हैं कि नक्सलाइट ने क्या डैमेज किया है इंडिया को और टेररिस्ट ने क्या किया है, तो नंबर्स
खुद बता रही है कि हमारा डैमेज नक्सलाइट्स के द्वारा ज़्यादा है। और ये नक्सलाइट किसके द्वारा लाई गई इंडिया में? ये बहुत ही इंटेलिजेंटली क्राफ्ट की गई है चाइनीज़ के द्वारा, हेविली फंडेड है चाइनीज़ की तरफ से। ये आर्म्स अम्यूनिशंस सब चाइना के द्वारा भेजे जाते हैं इनको, और इनको इंटेलिजेंटली 359 डिस्ट्रिक्ट्स तक फैला दिया गया था इंडिया के। एक रेड कॉरिडोर जिसकी बात हम करते हैं, उसके अंदर में इंडिया के वो सारे स्टेट्स हैं जिनका की बॉर्डर चाइना या पाकिस्तान को टच नहीं करता। तो इन्होंने इस तरह से क्राफ्टिंग करी थी कि जब भी वो इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहे अलोंग द बॉर्डर्स, पाकिस्तान तो कर ही सकता है, चाइना कर ही सकता है। पाकिस्तान चाइना के इशारों पे जब भी चाहे इंडिया को डिस्टर्ब करेगा अलोंग द बॉर्डर। और इंडिया के अंदर में जहाँ जहाँ बॉर्डर टच नहीं होते वहाँ पे उन्होंने नक्सलाइट्स को इम्प्लांट कर दिया कि जब भी वो चाहें हमारे यहाँ हिंसक वारदात कर सके। तो दोस्तों, चाइना ने हमारी मोर देन 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स की जमीन हड़पी हुई है। तिब्बत के भाई बहन हमेशा हमसे मिलना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं। हमारे अभी भी दलाई लामा देश में आते हैं और चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें, लेकिन हम कभी कर नहीं पाते हैं। और वो देश में किसी भी टेररिस्ट आउटफिट से ज़्यादा नुकसान हमारे देश के लोगों को पहुंचाया है। फिर भी हम चाइना के लिए उतनी नफरत नहीं रखते हैं दोस्तों जितनी कि पाकिस्तान के लिए। इसलिए मैं आपसे, आप सबों से ये अर्ज कर रहा हूँ आज कि हमें अपने रिलीजियस जो हम एक चश्मे से देखते हैं इंडिया पाकिस्तान को, उससे हटाएं और असली दुश्मन जो चाइना है, जो पाकिस्तान भी अगर बोलता है, पाकिस्तान भी इतनी लंबे समय तक हमारे साथ स्ट्रांगली लड़ पाया तो उसका कारण चाइना का खुला सपोर्ट है। इसलिए आज ज़रूरत है हमें चाइना के अगेंस्ट में खड़े होने की। अगर पॉलिटिकल फ्रंट पे लड़नी हो तो वहाँ भी, अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़नी हो तो वहाँ भी, और देश का हर एक देशवासी देश के एजेंडा के साथ, चाइना अगेंस्ट द चाइना एजेंडा के साथ खड़ा रहे और अपने आने वाले जनरेशन्स को ज़रूर बताए कि चाइना ने हमारे साथ क्या किया है। और 15 जून की रात को हमारे एक ऑफिसर बिहार रेजिमेंट के सुरेश बाबू को किस तरह से मॉब लिंच किया, ये दास्तान भूलने वाली नहीं है। हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये बताते रहें, याद दिलाते रहें, और जब तक हम चाइना से आगे नहीं बढ़ जाएं तब तक